गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे टाइप ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में दो तरह के सॉलिड निकल के आए थे। अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो क्रिस्टलाइन, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो अमोरफस। फिर हमने उनके बीच में डिफरेंसेस देखे। आफ्टर दैट सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि कौन से पार्टिकल से मिलके बना है वो सॉलिड। इसमें हमने कल पहला टाइप ऑफ सॉलिड देखा था। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड वाज मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाउ विल सी सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड विच इज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा इसमें? क्या होगा भाई? आयन। आयन से जो मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक सॉलिड। अच्छा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? तो मुझे एक बात बताओ कि एक पॉजिटिव आयन जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये एक दूसरे से अटैच कैसे होंगे? इनके बीच में क्या फोर्स होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। अभी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं अपन, कूलॉम। दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत तेज़ी से, तो कौन सा फोर्स होगा? कूलॉम फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग है? ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स। अच्छा, कंडक्टिविटी भाई, जैसे सॉलिड है, जैसे सॉल्ट जब सॉलिड स्टेट में है तो क्या उसके आयंस फ्री हैं? कंडक्टिविटी देखने के लिए दो चीज़ें बताइए। फर्स्ट इज फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का तो इनमें सवाल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, आयंस बन चुके हैं। अब आयंस हैं तो आयंस क्या फ्री हैं? सर अगर सॉलिड स्टेट में है तब तो वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड है, बहुत कायदे का अट्रैक्शन फोर्स में, वो फ्री नहीं है। तो सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे वाटर में डाला, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। देखो मैं बात कर रहा था कंडक्टिविटी की आयनिक सॉलिड के केस में। अगर कंडक्टिविटी चेक करनी है, दो चीज़ें चेक करनी है, फ्री आयन से या फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो वो कंडक्टर है, नहीं है तो इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है लेकिन आयंस। अब ये चेक करना है कि आयंस फ्री है क्या। अगर सॉलिड स्टेट में है तब तो फ्री नहीं है भाई, दोनों सब एक दूसरे से एकदम अट्रैक्ट फोर्स से है, एकदम हर तरफ से घिरे हुए हैं, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इन्हें मेल्ट कर दिया, उस सॉल्ट को मेल्ट कर दिया या पानी में घोल दिया, तो क्या हुआ कि सारे आयन एक दूसरे से दूर दूर हो गए। Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो इससे क्या हुआ, वो आयन्स फ्री हो गए। फ्री हो गए तो वो कंडक्ट करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या लिखेंगे? इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। अगर सॉलिड है तो इंसुलेटर है, बट कंडक्टर इन मोल्टन यानी कि मेल्ट होने वाले स्टेट या एक्वस स्टेट। इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में और कंडक्टर है मोल्टन या एक्वस। या तो मोल्टन मतलब मेल्ट हो गया हो, या फिर एक्वस मतलब पानी में मिला दिया तो, ठीक है ना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इसे ओवरकम करने के लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल क्या है? दुनिया भर के सॉल्ट, NaCl, MgCl2, AgBr, ये सब क्या है? आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड पे अब हम आ जाते हैं। इसे नोट कर लो, नोट कर लेंगे इसे। मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? मेटल होगा। अच्छा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? कौन सी बॉन्डिंग होती है? पढ़ी थी लास्ट ईयर, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स में ही होती है, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग नाम रखा।
क्या होता है मेटेलिक बॉन्डिंग में कि सर जो उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ग्लू का काम करते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ग्लू, जो उन्हें बांध के रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। अच्छा, कंडक्टिविटी। भाई मेटल्स के अंदर तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल की प्रॉपर्टी है सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने अंदर, वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन ग्लू का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो कंडक्ट कराएंगे। और हमें ये तो बचपन से पता है कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जब भी तो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर के बनते हैं। ठीक है, तो कंडक्ट। मेल्टिंग पॉइंट, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, आसानी से हीट करने पे मेल्ट नहीं होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई। अब एग्जांपल, दुनिया भर के मेटल्स, आयरन और कॉपर और जिंक, ठीक है। बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे वाला पोर्शन विजिबल है क्या। ओके, मैं ऊपर ही लिखता हूँ इसे नोट कर लो जब तक, वीडियो पॉज करके। अब कर रहा हूँ मैं। तो कल हमने देखे थे मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें 3 तरह के सॉलिड देखे थे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। आज हमने देखा आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। अब लास्ट तरह का सॉलिड हम देखने जा रहे हैं, वो है कोवेलेंट सॉलिड। क्या है भाई? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है ना, तो बॉन्डिंग किसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? एटम्स के बीच में ही तो होती है, हर एटम बॉन्ड बनाता जाता है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है? एटम्स। देखो 4 तरह के सॉलिड है, उन चारों में 4 अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल था, मेटेलिक सॉलिड में मेटल था, आयनिक सॉलिड में आयंस थे, कोवेलेंट सॉलिड में एटम। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कहाँ से कर पाएंगे जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे? तो ये इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा है हमने 10th में, ये एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी काफ़ी हाई रहता है। एग्जाम्पल हो गया SiO2, सिलिकॉन के जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं SiO2, SiC, सिलिकेट्स जिन्हें अपन बोलते हैं, और डायमंड और ग्रेफाइट। जनरली जो ग्रुप 14 वाले होते हैं ना, काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बनाते हैं कोवेलेंट सॉलिड, क्योंकि इन्हीं की तो प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। ठीक है ना, ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स जनरली ये बनाते हैं। तो ये बात खत्म हो गई। अब एक डाउट आता है जिस पे बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड के साथ, वो क्या है? हो गया अपना ये क्लासिफिकेशन खत्म, तो कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट देखेंगे हम, तो वो क्या है उसे समझते हैं। देखो, CO2 और SiO2, इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है? इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है? मैंने तुम्हें कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में एक बेसिक डिफरेंस होता है जो देख के समझ में नहीं आता है, वो समझ में जा रहे हैं। देखो दिखने में दोनों सेम यार, SiO2 का भी मॉलिक्यूल, CO2 का भी मॉलिक्यूल, दोनों
मोलिकुलर सॉलिड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब CO2 का स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एक मोलिक्यूल ऐसा बन जाता है, फिर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे बहुत सारे CO2 के मोलिक्यूल बनते हैं। लेकिन SiO2 का स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो क्या होगा, SiO O O फिर SiO SI, ऐसा कुछ करके लंबा स्ट्रक्चर बनता है। कुछ इस तरीके का एक काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर बनता है SiO2 का, लेकिन उसको शॉर्ट में अपन अब ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि Si1000O इतना, उसे शॉर्ट में हमने SiO2 बोल दिया। ठीक है, एक पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? डिफरेंस क्या है कि यहाँ तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास में आए तो सॉलिड बना, लेकिन सिलिकेट्स के साथ ऐसा नहीं है। इनका स्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूसली कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, लंबा का लंबा एक पर्टिकुलर ही सॉलिड बनता जा रहा है। मतलब इसमें क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल से पूरा सॉलिड बन गया। इसमें क्या है कि ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिले तब जाके सॉलिड बना। तो इसमें डिफरेंस समझ में आया कि सर इसमें एक ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा एक ही मॉलिक्यूल है बहुत बड़ा, तो वो तो हो गया कोवेलेंट सॉलिड, और इसमें छोटे 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 मॉलिक्यूल्स ने मिलके बनाया मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जब भी सिलिकॉन के कंपाउंड्स आते हैं तो वो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। जैसे डायमंड भी देखो, तो डायमंड में क्या होता है सर, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता जाता है, तो एक ही मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे से मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? ये है डिफरेंस कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में। क्या डिफरेंस है कि सर मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास में आके जो सॉलिड बना ले, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में मॉलिक्यूल है ही नहीं, केवल एक मॉलिक्यूल है बड़ा सा, उसी से बन गया सॉलिड, उसी से बन गया सॉलिड। समझ में आया? लेकिन उसे दिखाने के लिए हम फॉर्मूलों का यूज़ कर लेते हैं। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पूछे गए हैं। तो 2016 में पूछा गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ molecular solid and ionic solid. Give an example of molecular solid and ionic solid. तो molecular solid का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा भाई? molecular solid का अभी बताया CO2 हो गया, H2O हो गया, और क्या हो गया, N2 हो गया, बहुत सारे molecular solid के एग्जाम्पल है। ionic solid के सॉल्ट, आयनिक सॉलिड में NaCl, NaBr, ये सब क्या है, AgCl, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो हमने डिस्कस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज molecular solid, which of the following is molecular solid, CO2 or SiO2, which of the following is molecular solid, CO2 है या SiO2 है? आंसर इज molecular solid कौन है भाई? SiO2 तो कोवेलेंट सॉलिड है, SiO2 कोवेलेंट सॉलिड है, सिलिकेट, CO2 है, CO2 is molecular solid। 2014 में पूछा गया था। तो जनरली तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंट है, इन सब के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद रह जाएंगे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एग्जाम्पल से ही आए हैं अभी तक क्वेश्चंस। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।